गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उत्तम क्लासेस। और यहाँ हम क्लास 10th के बच्चे, आप जानते हैं कि यहाँ हम पढ़ रहे थे रिस्पायरेशन टॉपिक को बढ़ाते हुए आगे फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रिस्पायरेशन। और रिस्पायरेशन में हम सब ने पढ़ा था रिस्पायरेशन क्या होता है, एक क्लास वो देखा था, फिर एक वीडियो में देखा था रिस्पायरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो हमने देखा था। तो अब इसी को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले मैं कुछ बातें बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले कि बायोलॉजी जब आप पढ़ते हैं तो एक नोट्स बनाया कीजिए, वो आपके लिए ज़रूरी होगा जब आप एग्ज़ाम के बेसिस पर जब आप काम करना शुरू कर देंगे बहुत फास्ट उस समय। और अगर कुछ लोग लेट से जुड़े हैं हमसे तो वो अपना जो भी मतलब मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना सारा लिंक दे चुका हूँ हर टॉपिक का, उस लिंक्स पे जाकर आप पढ़ सकते हैं। तो लेट नहीं करते हैं और अब स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो, जो कि है रिस्पायरेशन इन ह्यूमन। ओके, आज का जो टॉपिक है उसका नाम है रिस्पायरेशन इन ह्यूमन। इसमें हम सब, लेकिन उसके पहले आप किताब और मतलब कॉपी और पेन लेकर बैठे, ताकि जहाँ भी आपको लगे कि इम्पोर्टेंट है एक तरह से स्टडी के तरह आप कीजिए, क्योंकि आपको पता है फ़िलहाल आप लॉकडाउन से गुजर रहे हैं सब लोग, और इस समय बहुत ज़रूरी है कि हमें, खासकर 10th के बच्चे बचने वाले नहीं हैं, उनका एग्ज़ाम होगा ही, तो ऐसे में हमें पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। तो एक स्टडी सिलसिलेवार से जैसा भी आप स्टडी कर रहे हो उसी को फॉलो कीजिए और नोट्स बनाइए, पढ़िए। ओके, नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं रिस्पायरेशन इन ह्यूमन। तो पहला लाइन में बोलना चाहता हूँ कि लाइक अदर लैंड एनिमल्स ह्यूमन बींग्स ऑल्सो एयर ब्रीथर। मतलब जैसे अदर एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स भी एयर ब्रीथर हैं, वो भी एयर को ब्रीथ करते हैं। ओके, मतलब सांस लेते हैं, ठीक है ना। और इस एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन। यस, इस एयर में ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीजन का जरूरत ह्यूमन बींग्स को भी होगा, क्योंकि वो भी फूड को कंज्यूम करते हैं, फूड खाते हैं, और उस फूड को ऑक्सीजन जब मिलेगा तो वो डिकम्पोज, इट मीन्स टूटेगा, ब्रेक होगा, और तब जाकर एनर्जी के रूप में बनेगा, और वो एनर्जी हम लेंगे टू डू वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस, लाइफ प्रोसेसेस। ओके, इट मीन्स respiration is very very important for human beings, because in respiration process food first break down into simpler energy, and this energy help to maintain our life processes. Okay, and you very well life processes. So बहुत ज़रूरी होता है कि वो लाइफ प्रोसेसेस का यूज, मतलब कि सही से करने के लिए हमें एनर्जी का ज़रूरत होता है। तो और हम एनर्जी कहाँ से, हम जो ऑक्सीजन कहाँ से लाते हैं, एयर से, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन होता है। ओके, तो एयर से हम ऑक्सीजन लेते हैं। तो अब हमको पता होना चाहिए कि रिस्पायरेशन क्या होता है। तो आपको पहले ही पता है, बहुत पहले मैं बता चुका हूँ, इट इज़ द प्रोसेस बाय एनर्जी रिलीज फ्रॉम फूड। मैं हमेशा बोल रहा हूँ, यह एक प्रोसेस होता है जिसमें एनर्जी के रूप में बनता है। कौन बनता है, फूड बनता है। और यही फूड तो बोल सकते हैं बहुत सा चीज़, ह्यूमन बीइंग्स नीड्स एनर्जी टू मेंटेन लाइफ प्रोसेसेस। ओके, लाइफ प्रोसेसेस के लिए। और एयर, मतलब इसका नोट्स आप बनाते हैं, एयर कंटेन्स ऑक्सीजन, एयर कंटेन करता है ऑक्सीजन। ओके, वेरी वेरी एकदम सिंपल, ऐसे ही बनाते चले जाइए। ओके, तो अब हम बात करते हैं। तो इसके लिए एक रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है हमारे पूरे बॉडी में, हमारे बॉडी के अंदर एक रिस्पायरेटरी सिस्टम है। ऑक्सीजन को लेना, ऑक्सीजन को अंदर ले जाना, रिस्पायरेशन करना, फिर वो बाहर निकल जाना। तो ये बोला जाता है। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम का यही काम है, ऑक्सीजन को ब्रीथ इन कर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ आउट कर लेना। पढ़ेंगे हम रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में, पढ़ेंगे कैसे ब्रीथ इन और कैसे ब्रीथ आउट करता है, कैसे चेंजिंग होता है जो। तो हमारे लिए तो इसका मतलब रिस्पायरेटरी ऑर्गन है,
तो हमारे लिए जो ब्रीथिंग ऑर्गन है वो कौन है? लंग्स होता है, ठीक है। और यही लंग्स जो होता है वो एक्सचेंज करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को। ये गैसेस एक्सचेंज जो करता है लंग्स ही करता है। ओके, अब हम यहाँ से डायरेक्ट अब पढ़ेंगे ह्यूमन रिस्पायरेटरी ऑर्गन। बट उसको जानने से पहले हमें कुछ टर्म्स के बारे में जानना होता है। तो वो कौन कौन से टर्म हैं वो मैं आपको भी बताऊंगा, लेकिन उसके लिए अगर आपको लगता है कि यहाँ कुछ लिख सकते हैं आप, देन आप लिख लीजिए। ओके, तो मैंने जैसे आपको बताया कि अब हम चलना है हमें पहले रिस्पायरेटरी सिस्टम पर ही, लेकिन उसके पहले कुछ टर्म्स के बारे में जानना है। और वो टर्म मेन रूप से, एक मिनट, वो टर्म मेन रूप से जो है वो है ब्रीथिंग। वो टर्म है ब्रीथिंग, पहले आपको जानना है, ठीक है। तो देखिए, ब्रीथिंग आपको पता है, दिस इज द फिजिकल प्रोसेस। ये है एक फिजिकल प्रोसेस जिसमें एयर जो कि ऑक्सीजन से रीच होता है, मतलब जिसमें ऑक्सीजन भरा होता है, वो हम बॉडी के अंदर लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि बाहर निकालता है। सिंपल सा बात, एक्सपेल क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, और टेकिंग इन क्या करते हैं? ऑक्सीजन। ये एक प्रोसेस है, वैसा प्रोसेस जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म एयर को लेता है जिसमें ऑक्सीजन होता है अपने बॉडी के अंदर, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है। दिस इज द प्रोसेस। आप अपने बुक्स में पढ़ सकते हैं, आपके बुक में बहुत ईजिली भी हमें दिया हुआ होगा, ठीक है। डेफिनेशन तो बनाने का आपका काम है क्योंकि आप 10th के स्टूडेंट हो। सिंपल सा बात है, इट इज द प्रोसेस इन विच टेकिंग ऑक्सीजन गैस एंड एक्सपेल कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सिंपल में। ओके, इट इज द प्रोसेस। तो जो अब बोलेंगे कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन लेते हैं, जो हम एयर पूरा लेते हैं ना, ऑर्डिनरी एयर जो साधारण हवा भी है, वो भी क्या है? ऑक्सीजन है। और वो हमारे बॉडी के अंदर जाता है, हर सेल के पार्ट्स में जाता है, हर सेल में जाता है, और हर सेल में जाकर वहाँ रिस्पायरेशन का प्रोसेस करता है। और मैंने आपको जो पहले बताया था कि रिस्पायरेशन के प्रोसेस में CO2 बनता है, पहले ही बता चुका हूँ मैं, मेरे पिछले वीडियो में अगर आप देखिएगा तो मैंने उसमें बताया है कि CO2 + H2O + कुछ ATP बनता है। तो ये जो CO2 है, इसको फिर बाहर निकलता है, एक्सपेल होता है। एक्सपेल मतलब होता है बाहर होना, लंग्स के थ्रू ही। ओके, तो इसमें लंग्स बहुत बड़ा काम देता है, बहुत ज़्यादा। देखिए, जो बायोलॉजी है ना, उसको ध्यान से अगर समझेंगे तो बहुत फ़ायदा करता है हमारे लिए, हमें समझ में आएगा, नोट्स भी हम आराम से बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ब्रीथिंग क्या है आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। ब्रीथिंग से रिलेटेड कुछ टर्म और हैं। ब्रीथ मतलब होता है सांस लेना, हालांकि ब्रीथिंग ही है। तो देखिए, ब्रीथिंग जो बनता है, इनहेलेशन और एक को बोलते हैं एक्सहेलेशन। इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। देखिए, इनहेलेशन क्या होता है, तो सिंपल बोल सकते हैं टेकिंग इन ऑक्सीजन, ठीक है ना। ऑक्सीजन को, ठीक है ना, अपने बॉडी में रिस्पायरेशन, जिस समय हम ब्रीथिंग करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन हमारे बॉडी में आना, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं? इनहेलेशन। और गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं? एक्सहेलेशन। और एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन क्या कहलाता है? पूरा का पूरा क्या कहलाता है? ब्रीथिंग या ब्रीथ। मतलब अगर हम बोल रहे हैं एक सांस ले रहे हैं, इट मीन्स एक बार मैंने एक्सहेलेशन किया, सॉरी इनहेलेशन किया, अंदर गैस को लिया, और एक बार एक्सहेलेशन कर दिया, ये दोनों मिलकर एक ब्रीथ बनाता है, ब्रीथिंग बनाता है। ओके, और हम यही काम लगातार करते हैं। तो ये था रिलेटेड, अभी और भी है, हम रिस्पायरेटरी सिस्टम से पढ़ने से पहले और भी, लेकिन अगर इसमें आपको कुछ लगता है इंपॉर्टेंट तो आप पहले एक बार देख लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। तो आपने देखा कि ये ब्रीथिंग
कैसे, क्या ब्रीथ है, इनहेलेशन क्या है, एक्सहेलेशन क्या है, टेकिंग मतलब ये सारा आप देख लिया आपने। तो मैंने अभी तक जो आपको बताया उसमें सबसे पहले मैंने बताया कि ह्यूमन में क्या मतलब कैसे क्या क्या होता है, ब्रीथिंग क्या है। अब हम आगे चलते हैं और अब इसका नेक्स्ट कुछ मतलब क्या उसको बोल सकते हैं, जैसे कि आपने ये देखा कि सबसे पहले हम सब जो ये पूरा प्रोसेस होता है, ये पूरा प्रोसेस में क्या होता है, जब हम ऑक्सीजन अंदर आता है तो ऑक्सीजन के अंदर जैसे ही आता है, ऑक्सीजन के अंदर आने के बाद ही फूड जो होता है वो ऑक्सीडाइज होता है, और ऑक्सीडाइज होने के बाद वो जो फूड है वो एनर्जी के रूप में टूटता है, और वही एनर्जी हम सब जो एटीपी के रूप में टूटता है तो उसी एनर्जी का हम सब यूज करते हैं। ओके, तो ये आई थिंक ये आपका क्लियर हो चुका होगा। अब अभी थोड़ा सा और मुझे बात करना है इस मामले में कि मैकेनिज्म। ओके, मैकेनिज्म, स्पेलिंग थोड़ा सा मेरा मिस्टेक जाता है, जो बच्चे हमसे पढ़े हैं वो बेहतर जानते होंगे कि मेरा स्पेलिंग का थोड़ा मिस्टेक होता है। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग ये क्या है? ब्रीथिंग का मैकेनिज्म, इट मीन्स, देखिए मैकेनिज्म का मतलब होता है वर्किंग, काम कैसे करता है। ये ब्रीथिंग अगर होता है, ठीक है होता है, ऑक्सीजन आता है, तो ये क्या क्या काम होता है। तो देखिए जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि कुछ पार्ट्स के बारे में। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। जब आप मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं तो हम सांस लेते हैं, ठीक है, तो सांस लेते हैं तो कुछ सांस लेने के साथ ही बहुत से पार्ट्स काम करना शुरू कर देते हैं। देखिए पार्ट्स हम बोल सकते हैं कि रिस्पायरेटरी पार्ट्स। मैं पहले ही बता देता हूँ, स्पेलिंग पर मत। रिस्पायरेटरी पार्ट्स क्या होता है? हमारे बॉडी में लंग्स रिस्पायरेशन में काम देने वाला पार्ट्स है, फिर नॉस्ट्रिल, ओके, नासल पैसेज, वाइंड पाइप, ठीक है, वाइंड पाइप लंग्स हो गया। हाँ, तो पहले इतने के बारे में हम सब पता करते हैं, उसके बाद मैं आगे बताऊंगा। देखिए क्या होता है कि जब हम सब सांस लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ, जब हम सब सांस लेते हैं, ओके, मैं यहाँ पर एक तैयार करता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। जब हम सब सांस लेते हैं तो सबसे पहले वो जो सांस एयर में, तो हमारे मतलब जो नोज होता है, यहाँ पर दो होल है, ठीक है ना, इसी को बोला जाता है नॉस्ट्रिल्स। क्या बोला जाता है? नॉस्ट्रिल्स। ओके, चलिए मैं इसी से बता देता हूँ, नॉस्ट्रिल। ओके, उसके बाद ये नॉस्ट्रिल के बाद कहाँ जाता है, तो ये नॉस्ट्रिल जो दोनों होता है वो अंदर नासल पैसेज से गुजरता है। ओके, नासल पैसेज। देखिए पासेज का मतलब होता है जाने का रास्ता, ठीक है, तो नासल पासेज मतलब नाक के द्वारा जो एयर आया है उसको जाने का रास्ता, नासल पैसेज। पासेज का मतलब पास करने वाला जगह, तो नासल पैसेज से एयर चला गया। अब नासल पासेज के बाद कहाँ जाएगा? नासल पासेज के बाद ये दोनों तो हो गया, अब इसके बाद जाएगा बाइंड पाइप में। कहाँ जाएगा? बाइंड पाइप में। ओके, अब बाइंड पाइप से कहाँ जाएगा? तो ये जाएगा लंग्स में। कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा, और लंग्स से ये फिर दो अलग अलग भाग में ये चला जाता है, और यहीं पर लंग्स। अब देखिए मैं अब यहाँ पर से पहले मैं आपको मैकेनिज्म बता रहा था, अब ये जो लंग्स है, ठीक है ना, ये लंग्स जो जहाँ होता है उस पूरे पार्ट को बोलते हैं, ये जो लंग्स जिस मसल से पूरा बना होता है उसको बोलते हैं एक कैविटी, चेस्ट कैविटी। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? यस, चेस्ट कैविटी बोलते हैं। आपको मैं बताया हूँ, कैविटी का मतलब होता है खाली जगह। तो ये चेस्ट का एक
बहुत ही बड़ा खाली जगह होता है। और ये, ठीक है ना, ये इस तरह के केज के रूप में बनाता है, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं रिब केज। क्या बोलते हैं इसको? रिब केज। अगर आपको नहीं समझ में आए तो ध्यान से इसको देखिए। मैं पहले बता चुका, नॉस्ट्रिल हमारे दोनों नोक, फिर उसका नासल पैसेज, फिर वाइंड पाइप, फिर लंग्स। और ये जो लंग्स होता है ना, हम अभी सिंपल बता रहे हैं आपको, पूरा वर्क नहीं। ये जो लंग्स है ये एक बहुत बड़ी खाली जगह से होता है, जिसको हम बोल सकते हैं कि मसल का जिसको क्या हम बोल सकते हैं, एक स्पेस होता है, एयर टाइट स्पेस हमारे बॉडी में, इसी के अंदर लंग्स होता है। तो इसको पूरा को बोलते हैं चेस्ट कैविटी। क्या बोलते हैं? और ये जो चेस्ट कैविटी है, ये पिंजरा, केज का मतलब आपको पता होगा, रिब होते हैं हमारे यहाँ। और ये जो पिंजरा टाइप का बहुत सा रिब होता है, बहुत सा रिब है। तो ये जो रिब होता है ये मसल का सीट का बना होता है। तो ये रिब चारों तरफ से घेरे हुए रहता है, इसको बोलते हैं रिब केज। और ये जो रिब केज होता है इसके नीचे एकदम, जिसको बोलते हैं बॉटम में, यहाँ पर एक होता है जिसको बोलते हैं डायफ्राम। क्या बोलते हैं इसको? डायफ्राम। ओके, तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि हालांकि मैंने फिगर बहुत उल्टा पुल्टा कर दिया। अगर इसको आप हटा देते हैं, ठीक है ना, इसको अगर रिस्पायरेटरी पार्ट, तो देखिए यहाँ से आपको समझ में आएगा नॉस्ट्रिल, नासल पासेज, वाइंड पाइप, लंग्स, ये पूरा को बोलेंगे रिब केज। ये जो होगा ये होगा चेस्ट कैविटी। और ये जो केज टाइप का, पिंजरा टाइप का होगा, उसको बोलेंगे रिब केज। और ये नीचे वाला जो बॉटम पार्ट है इसको बोलेंगे क्या? डायफ्राम। क्या बोलेंगे? डायफ्राम। तो इसको एक बार आप तो पहले देख लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा मैकेनिज्म। ओके, अगर आपको ये नहीं दिख रहा होगा डायफ्राम, तो मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। यहाँ पर जो एक बॉटम, ये बॉटम पार्ट होता है, इसको बोलते हैं डायफ्राम। ओके, तो आई थिंक ये आपका हो गया होगा, एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पर ये सब चीज़ बताने के पीछे मेरा कारण है कि जब हम ब्रीथिंग करते हैं तो उस समय इन सब का मूवमेंट होता है। 1 2 3, इन सब का क्या होता है? मूवमेंट होता है, मूवमेंट। तो वो क्या मूवमेंट होता है पहले आपने ये देख लिया। अब मैं इसको मिटाता हूँ। देखिए क्या मूवमेंट होता है। जो क्या होता है, 2 प्रोसेस होता है। एक को बोलेंगे ब्रीथिंग इन और एक को बोलेंगे ब्रीथिंग आउट। ठीक है, अब देखिए ब्रीथिंग इन, तो इन दोनों प्रोसेस में क्या मूवमेंट होता है? रिब केज का, चेस्ट का और डायफ्राम का। ओके, तो देखिए जैसे ही आप सांस लीजिए, जब आप सांस लेंगे तो आपका चेस्ट कैविटी, देखिए जो चेस्ट कैविटी है वो क्या होता है? फैलता है। ठीक है, तो चेस्ट जैसे ही आप, तो ये आपका चेस्ट कैविटी क्या होगा? फैलता है। ठीक है ना, आउटवर्ड होता है। तो यहाँ पर चेंजिंग हम लिखेंगे क्या? चेस्ट कैविटी क्या होता है? आउटवर्ड हो जाता है। ठीक है ना, फैलता है। ठीक है ना, चेस्ट कैविटी फैलता है। ओके, और डायफ्राम क्या होता है? डायफ्राम जो कि नीचे का पार्ट होता है, मैंने आपको दिखाया था फिगर में, जो यहाँ पर नीचे का पार्ट। तो जब हम सांस लेते हैं तो ये नीचे की ओर जाता है। ठीक है ना, डाउनवर्ड। तो डायफ्राम क्या होगा? ये डाउनवर्ड होता है। तो ये ब्रीथिंग इन प्रोसेस में होता है। ठीक है ना, जब हम सांस लेते हैं तब इन प्रोसेस में ये होता है। इट मीन्स जैसे चेस्ट कैविटी बिकम लार्जर एंड सक्स आउटसाइड द, मतलब कि ये लार्जर हो जाता है ना, क्योंकि ये देखिए चेस्ट कैविटी आउटवर्ड मतलब बाहर की ओर फैल गया, लार्जर हो गया, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को क्या करता है? अंदर ले जाता है। ब्रीथिंग इन प्रोसेस में जब ऑक्सीजन अंदर आता है। अब ब्रीथिंग आउट। ओके, देखिए जब ब्रीथिंग आउट होगा तो क्या चेंजिंग होगा? देखिए आप ध्यान से, चेस्ट कैविटी जो होगा
इनवर्ड आ जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा ये इनवर्ड। हम सांस लिए ब्रीथिंग इन, सांस छोड़िए तो देखिए ये इनवर्ड होगा, और ये जो होगा डायफ्राम ये अपवर्ड होगा, वर्ड। ये चेंजिंग आप करके देख सकते हैं। दिस इज ब्रीथिंग इन, दिस इज ब्रीथिंग आउट, और वैसे में आप कर सकते हैं। तो ये ब्रीथिंग इन और ब्रीथिंग आउट का एक प्रोसेस है। कहने का मतलब जब हम ब्रीथिंग इन करते हैं तो ब्रीथिंग इन में लार्जर हो जाता है हमारा चेस्ट कैविटी और आउटवर्ड फैल जाता है एंड डायफ्राम डाउनवर्ड की हो जाता है। लेकिन जब ब्रीथिंग इन करते हैं तो चेस्ट कैविटी हमारा इनवर्ड अंदर की रहता है और डायफ्राम जो हो जाता है वो रिलैक्स हो जाता है और अपवर्ड चला आता है। तो ये सब कुछ चेंजिंग था। अब हमें जाना है क्या होता है रिस्पायरेटरी सिस्टम। ओके, तो अगर आप इसमें से कुछ लिखना चाहते हैं तो एक बार देख लीजिए। ओके, तो अब आपने ये लिख लिया होगा। तो अब हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट जिसको बोल सकते हैं वो है रिस्पायरेटरी सिस्टम। देखिए, सबसे पहले बात, जो बच्चे मुझे जानते होंगे उनको ये ज़रूर पता होगा कि फिगर थोड़ा सा हार्ड लगता है मुझे बनाना, ठीक है, पर समझ सकते हैं। जिस तरह का मैं फिगर बना दूंगा आपको समझ में आ सकता है। देखिए, सबसे पहले रिस्पायरेटरी सिस्टम, तो इसमें सबसे पहले आपसे पूछता है कि रिस्पायरेटरी सिस्टम में आता क्या क्या है। ओके, तो सबसे पहले रिस्पायरेटरी सिस्टम में देखिए, तो पहले आपको याद रखना पड़ेगा मेन ऑर्गन कौन कौन होता है। तो मेन ऑर्गन में आप नाम लिख लीजिएगा पहले लंग्स। ओके, ये आपका मेन ऑर्गन में आता है। फिर नोज, फिर है नासल पैसेज, लंग्स, नोज, नासल पैसेज, फिर वाइंड पाइप, या इसी को किसी जगह पर आपको ट्रेचिया लिखिएगा, ठीक है, ट्रेचिया आएगा। फिर ब्रॉन्ची आएगा, जिसको कि अगर सिंगुलर में हम ब्रॉन्चस बोलेंगे। फिर एक और टर्म आता है इसमें इसमें एक और टर्म आता है जिसको बोलते हैं एल्बोली। ओके, ये पहले 1 मिनट के लिए देख लिए, मेन रिस्पायरेटरी ऑर्गन ही है, ठीक है। अब ये रिस्पायरेटरी ऑर्गन कैसे कैसे काम करेगा ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन चूंकि बहुत स्पेस कम है इस कारण से मुझे इसे मिटाना पड़ेगा। आप एक बार देख लीजिए। तो मैं इसे मिटा देता हूं, आशा करता हूं आप लोग लिख चुके होंगे। तो देखिए, मैं सिर्फ एक प्रोसेस बताता हूं और इस प्रोसेस के बाद आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले जैसे ये एक फिगर मैंने बना दिया, ठीक है, और ये फिगर इधर आपको पता है कि यहाँ पर माउथ होता है, ठीक है, यहाँ पर माउथ होता है, और इस तरह से ये फिगर को आप कर सकते हैं, इस तरह से, और इसको इस तरह से। मैं इतना अच्छा फिगर नहीं बना सकता, आपको पता है पहले से ही, ठीक है। अब यहाँ से माउथ, तो यहाँ पर होगा नोज, और नोज में होगा नॉस्ट्रिल्स। ओके, तो अब ये नॉस्ट्रिल जो जुड़ा होगा वो किससे जुड़ा होगा, तो ये जो नॉस्ट्रिल है वो यहाँ पर से जाएगा, जिसको बोलते हैं नासल पैसेज। ओके,
यहाँ पर आपका वाइंड पाइप होगा, इसी से पास करेगा। इस वाइंड पाइप से पास होते हुए ये यहाँ आ जाएगा और यहाँ से ये लंग्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आएगा और यहाँ पर से ये जो वाइंड पाइप है ये ऐसे चलाएगा, ये एक लंग्स के रूप में बन जाएगा और यहाँ पर ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से लंग्स, तो इसको हम बोल सकते हैं ये लंग्स है। ये आपका पूरा चेस्ट हो जाएगा, लंग्स इसके अंदर होगा पार्ट में। ओके, अब ये जो है ये भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ऐसे जाता है अलग अलग में। इसी को बोलते हैं ब्रोंची। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ब्रोंची। और ऐसा ऐसा बहुत सा ब्रोंची होता है। ठीक है ना, ये जो अलग अलग होते हैं ब्रोंची, और ऐसा ऐसा बहुत सा ब्रोंची होता है और ये ब्रोंची और छोटे छोटे भाग में टूटता है और छोटे छोटे, जैसे एक पेड़ का पत्ता है ना, ये जो लंबा सा गया उसके बाद और भी छोटे छोटे भाग में ये अलग अलग होता है। पहले इसको एक बार देख लीजिए आप। ओके, और देखिए फिर ये जो छोटे छोटे हैं ये भी अलग टूटते हैं, जिसको बोलते हैं ब्रोंचियोलस बोलते हैं शायद इसको। और ये जो ब्रोंच, ये छोटे छोटे सैसेज होते हैं, इसमें इनमें भी छोटे छोटे सैसेज होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? एल्वोली। तो ये पूरा ऐसे पार्ट्स बनता है। मैं फिगर अच्छा से नहीं बना पा रहा हूँ, ठीक है। अगर ऐसा है तो मैं एक रिस्पायरेटरी सिस्टम का एक अलग से फिगर बना दूंगा, जिसे कि आप समझ सकते हैं। तो अब क्या होता है, अब हम प्रोसेस पर आते हैं। ठीक है, ये जो एल्वोली होता है ये बहुत सा मिलियंस ऑफ एल्वोली होता है। पता है, अगर इस एल्वोली को खोल दिया जाए, क्योंकि बहुत, अगर इसको हम सबको एकदम एक सरफेस पर रख देंगे तो ये लगभग 80 मीटर स्क्वायर मीटर एरिया में फैल सकता है, जो कि बैडमिंटन कोर्ट के बराबर होता है। ये एल्वोली एक लार्ज सरफेस एरिया देता है, ठीक है, ऑक्सीजन को पास करने के लिए और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाने के लिए। तो ये सारा प्रोसेस हो गया। अब मैं बताने वाला हूं, जो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहां पर से नॉस्ट्रिल से एयर जाएगा, यहाँ से नासल पैसेज में जाएगा, नासल पैसेज से वाइंड पाइप में, वाइंड पाइप से आकर यहाँ पर चलाएगा। ये सारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन रिच। ओके, जब ये ऑक्सीजन रिच पूरे में फैलेगा, अब ये लास्ट तक जाकर एल्वोली में चला जाएगा। एल्वोली जो होता है वो एक तरह से आप डिफ्यूजन जानते हैं, डिफ्यूजन के प्रोसेस पे काम करता है, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन आया। ये जो एल्वोली होता है ये ब्लड कैपिलरी से बना होता है, ब्लड कैपिलरी से ये बना होता है। तो ये जैसे ये एल्वोली में जाता है, ओके, तो उसके बाद ये ब्लड कैपिलरी में जाता है और ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट में ऑक्सीजन पहुंच जाता है। और पूरे बॉडी पार्ट में जब ऑक्सीजन पहुंचता है तो ये पूरा का पूरा बॉडी में फैल जाता है और ऑक्सीजन हमारे बॉडी में चला जाता है, सब जगह पहुंच जाता है। अब जब ये ब्लड ऑक्सीजन में सबको मतलब ऑक्सीजन को पहुंचा दिया, तब जो हमारे बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर आता है और ये फिर एल्वोली के थ्रू बाहर फिर से वही ब्रोंचियोलस में आएगा, फिर जाएगा ब्रोंची में चला जाएगा। ब्रोंची से फिर ये ऐसे ही रिवर्स रेटिंग करते हुए वाइंड पाइप, नोजल और फिर नाक के द्वारा हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल लेंगे। तो यही वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस से हम सब रिस्पायरेशन समझ पाते हैं। ये है रिस्पायरेशन, इस तरह से होता है। मैं एक बार फिर बता देता हूँ। नासल से आया, नोज स्ट्रिल या नोज से आया, नासल पैसेज के थ्रू
ये चला जाता है वाइंड पाइप में, वाइंड पाइप से ब्रोंची में फैल जाता है, उसके बाद ब्रोंचियोलस में जाता है, ब्रोंचियोलस से एल्वोली में, एल्वोली से पूरे बॉडी पार्ट में ऑस्मोसिस के थ्रू। जैसे देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा हो गया, तो ऑक्सीजन ज़्यादा तो बॉडी में कम, तो कम से ज़्यादा से कम में हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, और उसके बाद जब पूरे बॉडी में फैलता है तो बॉडी में फैलता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी वहाँ से सारा ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड प्रोडक्ट लेता है और वो फिर लौटा देता है, और इसी एल्वोली के थ्रू फिर रिवर्स से होकर ये नॉस्ट्रिल से बाहर निकल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि तो ये पूरा प्रोसेस जो होता है यही होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आप एक अच्छा सा फिगर बनाकर, मेरे जैसा नहीं, एक अच्छा सा फिगर बनाकर आप इसको जान सकते हैं बहुत अच्छा से। तो ये था रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, 1 मिनट के लिए इसको देख लीजिए अगर आपको समझ में आ जाए। तो मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम बता दिया, और अब जब आप इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे तो अब रेस्पिरेशन में कुछ चीज़ें और जानना है, वो बस ब्रीथिंग रेट। तो देखिए ब्रीथिंग रेट क्या होता है, हम नॉर्मली 1 मिनट में, अगर हम एक हेल्दी पर्सन हैं और एक ईजी सिचुएशन में हैं, तो एक हेल्दी पर्सन जो है वो जो इस रिस्पायरेशन का प्रोसेस करता है, ब्रीथिंग का प्रोसेस करता है, तो 1 मिनट में 15 to 18 मतलब 15 से 18 बार इनहेलेशन और 15 से 18 बार एक्सलेशन। तो मतलब कि उसका जो ब्रीथिंग रेट बोलेंगे 1 मिनट में वो ब्रीथिंग कितना बार करता है, 15 से 15 to 18। ओके, बट मतलब अगर कोई हैवी एक्सरसाइज करे, फिजिकल एक्सरसाइज, तो हमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है। तो एनर्जी का रिक्वायरमेंट अगर ज़्यादा होता है तो ये बढ़ जाता है, और ये लगभग 20 चला जाता है। ठीक है ना, आप अपने बुक में देख लीजिएगा, ये एक डाटा है अपने बुक में पढ़कर। तो ब्रीथिंग रेट यही होता है कि जिस रेट से हम सब ऑक्सीजन को लेते हैं और छोड़ते हैं 1 मिनट में 15 to 18 एक इजी सिचुएशन में। बट फिजिकल एक्सरसाइज जब करेंगे तो वो थोड़ा बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा ब्रीथिंग रेट, और अब आप बुक पढ़कर समझ सकते हैं। और इसके जो मेन चीज़ था मैंने आपको बता दिया। अब इसमें एक चीज़ और पता है कि जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं तो वो हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर पूरे बॉडी में पहुंच जाता है, और अगर हम सब कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाए कि हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड हो जाए, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जैसा कि आपको पता है कि अनसफिशिएंट कार्बन मिलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, कोई भी फ्यूल जलाते हैं। तो अगर हम इनहेल कर ले, कार्बन मोनोऑक्साइड को अंदर ले लें, तो वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाता है, और बाइंड करके हमारे लंग्स तक लंग्स का जो भी ऑक्सीजन है वो हर पार्ट में पहुंचने में, ब्रेन तक, अदर पार्ट में पहुंचने में बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और जिसके कारण हमें बहुत सा बीमारी हो सकता है, डिजीज जैसे टायर्डनेस का प्रॉब्लम, बहुत जल्दी थक जाएंगे, एनर्जी नहीं मिल पाएगा, बहुत सा ऐसा सफोकेटिंग टाइप का हो जाता है। तो ये था मैं जो लास्ट में बताया कि ब्रीथिंग में कहाँ प्रॉब्लम आ सकता है, जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड का इनहेलेशन कर लेते हैं तो ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये था आपका रिस्पायरेशन से रिलेटेड। ठीक है, अब रिस्पायरेशन से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम खत्म। व्हाट इज रिस्पायरेशन में बता दिया, पूरे एनिमल में बता दिया, प्लांट में बता दिया, ह्यूमन में कैसे होता है बता दिया, ब्रीथिंग रेट क्या होता है बता दिया। बाकी आप लोग जो भी मैंने बताया फिर आप एक बार मुझे सुनकर नोट्स बनाइए, उसके बाद बुक्स को ज़रूर पढ़िए, और ऐसे ही आप स्टडी करते जाइए। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। और जहाँ तक बात है कि आगे क्लासेस, तो आगे अब कोई टर्म होगा, आई थिंक वो ट्रांसपोर्टेशन होगा शायद ब्लड का, तो वो भी आपको फिर बताना पड़ेगा मुझे। उसके बाद और भी है एक्सक्रिएशन, ये दोनों टॉपिक मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। तो इसके लिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। सो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब अगर आपने कर दिया है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं तो सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो फिर आपके पास आए। तो इसी के साथ थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।